हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जनरेशन गैप। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद है पीढ़ीगत अंतर बोलते हैं इसको। अब ये टॉपिक क्यों बना है, मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, उन सब को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा। उस शब्द का नाम है जेन जेड। जेन जेड का जो एक सामान्य शब्द भी, सामान्य रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, उस टर्म का नाम है जेन जी। ठीक, जेन जी तो नहीं लिखते हैं पर पढ़ते जेन जी जरूर है। ठीक है, तो जेन जेड ही लिखते हैं पर पढ़ते जेन जी हैं। ठीक है, तो जेन जेड कहेंगे या जेन जी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमसे दोनों शब्द कहीं कहीं पे प्रयोग जाए, किसी जगह पे एक शब्द मैं जेन जी बोल दूं, कहीं पे जेन जेड बोल दूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर यदि सही अर्थ में बोला जाए तो जेन जेड ठीक होता है। अब ये जो जनरेशन गैप है उसका जेन जेड से क्या संबंध है वो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। पर पहले समझते हैं कि जेन जेड के संदर्भों से कैसे ये टॉपिक का उदय हुआ है। तो आपने हाल के दिनों में विश्व के अलग अलग देशों में कुछ आंदोलन के बारे में सुना होगा जो इस वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। इस शब्द का चर्चा आजकल बहुत सारे कारणों से होता है, उसमें से एक है आंदोलन, और उस आंदोलन से व्यवस्था का परिवर्तन। ठीक, उसके अलावा इसका चर्चा सामाजिक कारणों से भी होता है। सामाजिक कारण से कैसे, तो इस समूह वर्ग के लोग जो है पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का, एक लोगों का नाम सुने होंगे आप, ग्रेटा थनबर्ग नाम है उनका। ठीक है, और वो पर्यावरण के लिए काम करती हैं, तो वो भी इस समूह से आती हैं। ठीक, आप सामाजिक मामले में आइएगा तो शादी विवाह के जो मामला है उसमें भी आपको इस वर्ग के बारे में सुनने को मिलेगा कि ये वर्ग शादी विवाह करने से बचना चाहता है। ठीक, उसके बाद भारत में रिसेंटली एक मूवी आया था, उसका नाम था सैयारा, और उस सैयारा मूवी को देखने के बाद इस समूह वर्ग के लोगों ने थोड़ा सा अलग रिएक्ट किया था, इसलिए भी लोगों ने इनको बहुत सुनाया है, इस वर्ग के लोगों को। ठीक, तो इस संदर्भ में ये जेन जेड करके जो टर्म है ये बहुत फेमस हुआ। जो हाल के दिनों में जो आंदोलन हुआ है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसमें एक आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, नेपाल का आंदोलन। नेपाल में जो आपका सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में आपको एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन इतना उग्र हुआ कि वहाँ के व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया गया। ठीक, अब वो आंदोलन हुआ क्यों था, तो वह आंदोलन हुआ था कि 26 जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसको प्रतिबंधित किया गया था। अब इस पे सरकार के अपने तर्क हैं, और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो वर्ग के लोग हैं, उनके अपने तर्क है। ठीक, सरकार का तर्क ये था कि ये 26 प्लेटफॉर्म है, इन्होंने नेपाल के नियमों के साथ अपने आप को नेपाल में पंजीकृत नहीं किया था, और इस कारण से बंद कर रहे हैं, और वो टैक्स भी नहीं दे रहे थे। तो सरकार का कहना है कि आपको पंजीकृत करना पड़ेगा नेपाल में, उसके साथ साथ नेपाल में आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और यदि आप नहीं करेंगे तो बैन, ये हम आपको बैन कर रहे हैं। ठीक, और उन्होंने ऐसा किया भी। पर वहाँ की जो जनता है उनका कहना ये है कि ये प्रतिबंध सिर्फ पंजीकरण और बाकी मामला नहीं है, ये प्रतिबंध का कारण है कि सरकार हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना चाहती है। तो इस संदर्भ में ऐसा काम किया गया है, और इसी सब को देखते हुए अब ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन इतने बड़े स्तरों पे किसी एक तात्कालिक कारणों से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी पृष्ठभूमि होती है, और उस पृष्ठभूमि में एक मुद्दा है बेरोजगारी का, राजनीतिक भ्रष्टाचार का। ठीक, और ये सब मुद्दा अंततः इतना ज़्यादा प्रबल हो गया कि लोगों ने एक आंदोलन का सहारा लिया, और उसमें जो लोग थे ज़्यादातर वो जेन जेड कम्युनिटी, जेन जेड कम्युनिटी नहीं क्या, जेन जेड वर्ग के लोग थे, और इसमें खासकर युवा वर्ग के लोग आते हैं जिनका जो जन्म है 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। इसके बारे में आपको लिखा हुआ है, आगे डेट वगैरह देखेंगे, पहले हम समझते हैं कि संदर्भ आया कहाँ से है। तो इनके द्वारा किया गया, अंततः वहाँ पे सरकार व्यवस्था बदला, और उसी पूरी ये हिंसक जो आंदोलन हुआ उसके दौरान आपको 19 लोगों की मृत्यु भी देखने को मिलता है। सरकार को अपना, जो वर्तमान सरकार थी उसको हटना पड़ गया। ठीक, तो ये सब समस्या हुआ वहाँ पे। एक समस्या आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पे भी सितंबर अक्टूबर तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इन महीनों में आंदोलन हुए, और आंदोलन के कारण क्या है, तो आंदोलन का कारण है फीफा वर्ल्ड कप 2030। ठीक, हुआ ये कि होस्टिंग कर रहा है मोरक्को,
ये फीफा का 2030 का, और उसके लिए वो बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और उस तैयारी में वो बाकी जो समस्याएं हैं उस देश का उसको उपेक्षा कर रहे हैं उसके, ठीक। और इसके कारण से वहाँ का जो युवा वर्ग है वो बहुत परेशान कि आप जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य का मामला है, जो युवाओं की बेरोजगारी का मामला है, उस पर काम ना करके आप अतिरिक्त धन खर्च कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए। फीफा बेसिकली फुटबॉल से जुड़ा हुआ पूरा एक निकाय है और जो फुटबॉल से संबंधित का ये खेल वगैरह करवाने का काम करता है। तो इस कारण से वहाँ के युवाओं ने ये विरोध किया और सड़कों पे आए, और उसमें भी युवाओं का वर्ग जो है जिसमें क्या है, जेन जेड आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक टर्म भी चला था जेन जेड 212। अब 212 एक तरीके का कोड है उनका, जिसके माध्यम से डायल कोड बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से उन लोगों ने लोगों को बुलाया कि आओ और सरकार के खिलाफ हम विरोध करते हैं। एक और आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर, अफ्रीका का ही एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप का ही, और वहाँ पे भी लोगों ने आंदोलन किया। सितंबर अक्टूबर महीने की भी बात है, ठीक है। इसमें आंदोलन हुआ और आंदोलन में लगभग 22 लोगों की मौत भी हुआ। पर आंदोलन के कारण क्या है, तो उसमें है विद्युत कटौती, मतलब अधिक मात्रा में बिजली कटौती हो रही थी, ठीक। उसके साथ साथ पानी की समस्या है, सार्वजनिक सेवा में कमी की बात की जा रही थी वहाँ पे, ठीक। भ्रष्टाचार और राजनीतिक सामाजिक असंतुष्टि, ये सब कारण है उसके, ठीक। एक टर्म आपको मिलेगा यहाँ पे सार्वजनिक सेवा में कमी। सार्वजनिक सेवा का सामान्य मतलब आपको ये समझना है कि जो सरकार जो भी जनता के कल्याण के लिए काम करती है, इस तरह के सेवा को कहते हैं सार्वजनिक सेवा। अब सरकार जनता के कल्याण के लिए काम ना करके, ठीक है, और अपने व्यक्तिगत स्तर पे अपनी भलाई की बात करे, जिसको राजनीतिक भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, तो उस कारण से वहाँ के युवाओं में एक विरोध उत्पन्न हुआ, और विरोध के कारण से क्या हुआ कि अंततः वो लोग रोड पे आ गए, ठीक, सड़कों पे आ गए और विरोध किया, ठीक। एक और घटना देखने को मिलेगा केन्या का, और केन्या में भी क्या हुआ है, तो हाई टैक्स के कारण से, मतलब वहाँ के लोगों पर टैक्स अधिक डाला गया। पुलिस की क्रूरता देखने को मिलता है कि भाई पुलिस जो है सही तरीके से काम नहीं करी, जनता को परेशान कर रही है, वो भी समस्या था। भ्रष्टाचार एक समस्या है वहाँ पे, युवा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है तो भी एक समस्या है। और इन सब कारणों से भी वहाँ पे जेन जेड जो वर्ग है उसके युवा वर्ग के लोगों ने अंततः क्या किया है, विरोध किया है। थोड़ा सा जो केन्या वाला विरोध है वो बहुत सांस्कृतिक रूप से किया गया। सांस्कृतिक रूप से क्या मतलब ये होता है कि बैनर पोस्टर ये सब लेके करेंगे, पर उतना विरोध आपको हिंसक आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे एक घटना आपको देखने को मिलेगा फ्रांस में। फ्रांस का घटना जो है वो सीधे तौर पे जेन जेड वर्ग जो है उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर उसमें ये लोग भी शामिल थे, ठीक। वो घटना क्या है, तो वहाँ की सरकार ने बजट में कटौती किया है, सार्वजनिक खर्च में कमी किया है। जो मैंने आपको पहले बताया सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक खर्च, बेसिकली वही कि सरकार जनता के कल्याण के लिए जो काम करती है उसको सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में आप देख सकते हैं, ठीक। पेंशन का सुधार वगैरह का मामला था, उसमें काम नहीं किया गया, इस कारण से लोगों ने सड़कों पर आया, ठीक है, विरोध किया। अब ये सब समस्या है जो आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। इस वर्ग के लोग आजकल पर्यावरण के लिए भी चिंतित रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक ये लोग हैं जो उन्होंने क्या किया है, अंततः विरोध किया, पर्यावरण को लेकर चिंता जताया है, ठीक। ये उसके बाद सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें भी आपको सब देखने को मिल जाएगा कि ये जो जेन जेड कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है। मतलब पहले इनको लगता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं तभी जाके बाकी पारिवारिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए, ठीक है। तो शादी विवाह का बेसिकली मामला है, ठीक है। तो इन सब संदर्भों में ये टर्म बहुत फेमस हुआ, और इसी टर्म से एक टॉपिक बना कि जनरेशन गैप क्या होता है। बहुत बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह की दुनिया में, ऐसे सवाल तो नहीं बनते हैं पर इंटरव्यू वगैरह की दुनिया में सवाल बन जाते हैं, ठीक, कि होता क्या है जनरेशन गैप। तो इसको समझने के लिए हम नीचे जो लिखा हुआ है बात उसको समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि अर्थ क्या होता है उसके बारे में, ठीक। तो जनरेशन गैप में लिखा हुआ है कि यह तब होता है जब माता पिता और उनके बच्चे या दादा दादी और पोते पोतियों की सोच और विचारों में क्या हो, अंतर हो। ये साधारण तौर पे ये बात ये है कि दो जनरेशन के बीच में, दो पीढ़ी के बीच में जो वैचारिक अंतर होगा या सामाजिक तौर पे जो बाकी सांस्कृतिक अंतर होगा, ड्रेस का मामला हो सकता है, खान पान का मामला हो सकता है, इन सब में जो अंतर होगा यही कहलाएगा क्या, जनरेशन गैप कहलाएगा, पीढ़ीगत अंतर कहलाएगा।
अब कारण क्या क्या है इसमें, तो क्या क्या समस्या होता है इससे, ठीक है तो समझिए। पहला है तकनीकी विकास, मतलब ये कि क्यों ये पीढ़ीगत अंतर देखने को मिलता है, तो उसके कारण में पहला कारण है आपका तकनीकी विकास का कारण। तो आज की युवा पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत एक्टिव है, ठीक। और शिक्षा और जागरूकता में लिखा हुआ कि नई पीढ़ी के पास अधिक जानकारी और नए विचार आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और इन दो टॉपिकों के कारण से आपको एक टर्म निकलता है परंपरा बनाम आधुनिकता का टर्म, ठीक। परंपरा बनाम आधुनिकता में ये है कि जो हमारी जो दादी हैं, ठीक है, जो बूढ़ी परंपराओं को मानती है, जबकि बूढ़ी पीढ़ी जो है परंपराओं को मानती है, जबकि जो आधुनिक पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो आधुनिक सोच को रखती है, ठीक। ये देखने को मिलेगा आपको एक कारण। अब नीचे में जो है ये है जीवन शैली में बदलाव भी एक कारण है एक तरीके का, ठीक। कपड़े पहनने से लेकर बोलचाल और खान पान तक सब कुछ बदल गया है, ठीक। तो ये कुछ कारण है जिसके बेस पे बात करते हैं कि ये पीढ़ीगत अंतर देखने को मिलता है। कारण में इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो पहला है पहनावे को लेकर मतभेद। तो यदि आप देखें कि आप ये आपकी जो दादी हैं या आपके जो पिताजी माताजी हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा ये कि उनको ड्रेस को लेकर थोड़ा सा चिंता रहता है, ठीक। खासकर दादी तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर जो पिताजी माताजी हैं वो थोड़ा सा कम, पर फिर भी रहता है उनको चिंता। अब इसमें यह है कि जो बुजुर्ग है उनका विचार क्या है कि पारंपरिक कपड़े जैसे साड़ी, धोती, कुर्ता पहनना, ठीक, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। पर जो युवा पीढ़ी है उसमें क्या है, तो जीन्स, टी शर्ट जैसे आधुनिक कपड़े फैशन और आराम का हिस्सा, ये सब आपको सम्मिलित होता है। उनको लगता है कि ये सब पहनना है, वो क्यों पहनना है, ठीक। तो जो ये परंपरा वाली पीढ़ी है उनका कहना क्या है कि हमारी संस्कृति का पहचान है, हमारी सभ्यता का पहचान है, ठीक। पर इनका कहना है कि हमारा कंफर्ट भी कोई चीज़ होता है और आधुनिकता की दुनिया में भी कोई चीज़ होता है कि अलग अलग ड्रेस पहने जो आधुनिक रूप से बहुत ये स्वीकार्य हो, ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगे, ठीक। वैसा नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा कि टकराव क्या है। टकराव मतलब उन दोनों विचारों में टकराव। जब युवा सदस्य मॉडर्न कपड़े पहनते हैं तब बड़े उन्हें अनुशासनहीन समझते हैं और यही क्या होता है, टकराव का एक कारण होता है। तो हर उदाहरण का अपना एक टकराव होगा, ठीक। नीचे में लिखा हुआ कैरियर के चुनाव को लेकर मतभेद। जो पहले के लोग हैं, जो आपको बूढ़ी परंपरा वाले लोग हैं, उनमें देखने को मिलेगा कि वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी ही सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक कैरियर माना जाता है उनके हिसाब से, ठीक। पर यदि आज की पीढ़ी को देखेंगे तो वो गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं, ठीक। वो अपना यूट्यूब पे काम करके पैसे कमा रहे हैं या फिर और कोई तरीका। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक प्रकार का टर्म होता है जिसमें ये कि आपके पास कोई स्किल है और उस स्किल का प्रयोग करके आप किसी के यहाँ 9 to 5 का जॉब नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह का जॉब कर रहे हैं, तो आप कि आपको जब मन किया काम किया, जब मन किया काम नहीं किया, ठीक है। मतलब ये कि एक प्रोजेक्ट आप लिए हैं काम करने के लिए किसी भी कंपनी से और काम किए, प्रोजेक्ट ख़त्म किए और फिर आपको लग रहा है कि हम अब 1 महीने का ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। फिर जब भी आपको मन करे काम करने का, किसी कंपनी से प्रोजेक्ट मांगे, काम करिए, ठीक। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, फ्रीलांसिंग बोलते हैं उसको। अब इसमें टकराव क्या क्या है, तो युवा कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन बड़े उन्हें असुरक्षित भविष्य का डर दिखाते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब वाले में भी लोग कहते हैं कि आप ये बहुत अच्छा करियर नहीं है, आप कुछ और करो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, कुछ और कर लो, ठीक है। तो ये होता है टकराव। अगला जो उदाहरण है वो है टेक्नोलॉजी के उपयोग और मतभेद को लेकर, ठीक। इसको भी आप समझ सकते हैं कि आपके घर में जब भी न्यूज़पेपर आएगा, समाचार पत्र आएगा, तो आप नहीं पढ़ेंगे। जो इस वर्ग के लोग हैं, खासकर जेड वाले कम्युनिटी के लोग, वो नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक। उसको कौन पढ़ेगा, तो उसको दादाजी और पिताजी पढ़ेंगे, ठीक। और ये जो वर्ग है वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो लेने का तरीका है, इनका सूचना लेने का तरीका है वो मोबाइल है, ठीक। अब बाकी जो चैनलों है मोबाइल वगैरह पे, बाकी जगहों पे, उन सब के माध्यम से ये क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं। पर ये जो पुरानी पीढ़ी है उनके लिए न्यूज़पेपर एक माध्यम है, ठीक। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग पर मतभेद को लेकर भी ये समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया समय की बर्बादी है इनके हिसाब से। किसके हिसाब से, बुजुर्गों के हिसाब से। पर जो नई पीढ़ी है उनके हिसाब से क्या है, ये जानकारी का माध्यम है, कमाई का माध्यम है, ठीक, और लोगों से जुड़ने का माध्यम है। क्या, तो मोबाइल या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप इसको। नीचे में टकराव क्या क्या है, तो युवा जब मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं तो घर के बड़े नाराज हो जाते हैं, ठीक। ये समस्या आपको देखने को मिलेगा।
फिर दादाजी कहती हैं क्या कि हमारे समय में बच्चे बड़ों की आज्ञा मानते थे। फिर बच्चा क्या कहेगा कि हमको अपने हिसाब से अपना जीवन जीने का अधिकार है, हम अपने पसंद से अपना जीवन जिएंगे, ठीक। तो ये सब टकराव के कारण बनते हैं। अत्यधिक मोबाइल यूज़ करना या किसी भी तकनीक का उपयोग करना तो बहुत ठीक नहीं ही है, पर फिर भी समय के हिसाब से बदलना भी जरूरी होता है। अगला आपका प्रभाव क्या क्या होंगे, तो एक प्रभाव सकारात्मक होगा कि अगर दोनों पीढ़ियां जो है एक दूसरे को समझे तो सीखने का मौका मिलता है, और नहीं समझेंगे तो फिर पुरानी पीढ़ी को भी लगे कि भाई कोई चीज़ सीखना है तो सीख लेंगे, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे लोग मिले भी होंगे कि जो पुरानी पीढ़ी के हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में जन्म नहीं लिए हैं, ठीक, पर वो आज नई चीज़ों को सीख रहे हैं, बच्चों से किसी और के माध्यम से सीख रहे हैं और सीख के उसका उपयोग कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम क्यों सीखें, कोई और है जो हमारे व्याप पे काम करेगा, और हमेशा उनको किसी का सहारा लेना पड़ता है। सकारात्मक विचार तो यही है कि यदि दोनों पीढ़ी एक दूसरे को समझे, सीखना शुरू करे और देखे तो ठीक रहता है। टकराव क्या होगा, तो यदि समझ नहीं बनी तो परिवार में झगड़े होंगे, अकेलापन और दूरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अगला लिखा हुआ है आपका समाधान। और समाधान में क्या क्या है, तो पहला तरीका है समाधान का ये कि आप उन लोगों के बीच में संवाद बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, जो दो अलग अलग पीढ़ी है उसके बीच में, ठीक, ताकि दोनों पीढ़ियों में अंतर देखने को ना मिले। यदि आपको दो पीढ़ियों के बीच में अंतर से बचना है, जनरेशन गैप से बचना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दो पीढ़ियों के बीच में क्या हो, आपका संवाद हो, कम्युनिकेशन हो। अब ध्यान रखना है उन लोगों को जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग हमसे बात करें, हमको सुने, उनको थोड़ा बहुत अपने में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो नई पीढ़ी उनको कहती है बोरिंग, ठीक। तो बदलाव करने की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा समझौता कर रहे हैं, पर कुछ मामलों में जब भी लगे समझौता कर लेना चाहिए, ठीक है, और बदलना चाहिए अपने आप को। दूसरी बात है कि एक दूसरे की बातों को समझे और सम्मान दें, समय के साथ बदलाव को स्वीकार करें। सही बात है, पुरानी पीढ़ी को स्वीकार करना चाहिए कुछ कुछ बातें, ठीक है, ताकि लोग आपसे कम्युनिकेट करें, अदरवाइज आपसे भागे नहीं दूर, ठीक। जैसे कोई बच्चा फ़ोन चला रहा हो, पुरानी पीढ़ी के लोग देखते हैं कि अच्छा कितना बेकार बच्चा है, फ़ोन ही चला रहा है। ये भी है कि भाई बैठो उसके साथ, देखो कि क्या कर रहा है, ठीक, और देखने के साथ जब लगे कि कोई गलत काम कर रहा है तो फिर समझाए, ठीक। वैसा सीधे तौर पे नकारना बहुत गलत होता है, और वो फिर सामने वाला जो बच्चा है आपको बहुत सीरियस कभी नहीं लेगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि नीचे जो है विभिन्न पीढ़ी के नाम हैं, उनकी समय सीमा दी गई है, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो समय सीमा है उसका जो क्राइटेरिया है, जो अर्थ है, उसका क्या मतलब है, तो ये कि इस बीच में जन्म लिया हो, ठीक, बच्चा पला बढ़ा हो किसी भी एज के, मतलब किसी भी अगले ग्रुप में, ठीक है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि जो बच्चा, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि साइलेंट जनरेशन का, ठीक, मौन पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो मौन पीढ़ी में क्या है कि ये बच्चा जो है इस ग्रुप के समय पे जन्म लिया, 28 से 45 के बीच में, 1928 से लेके 1945 के बीच में जन्म लिया हो, तो ऐसे बच्चे को कहेंगे हम साइलेंट जनरेशन, ठीक। तो इस ग्रुप में रहने का सिर्फ एक कारण है कि उनका जन्म इस ग्रुप में हुआ हो, ठीक है। अब हो सकता है कि उनका जन्म 1944 में हुआ हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जन्म इस ग्रुप में हुआ हो तो उस स्थिति को कहेंगे कि भाई ये इस जनरेशन का बच्चा है, ठीक। तो आगे जितना भी पढ़ेंगे उस समय ध्यान रखिएगा, सिर्फ मामला जन्म का है इसके बीच का, ठीक। तो पहला जो पीढ़ी है उसको बोलते हैं साइलेंट जनरेशन, जो कि 1928 से लेकर 45 तक का पीढ़ी है, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, तो यह जो लिखा हुआ है आपका ये कि यह पीढ़ी अधिकतर शांत, अनुशासित और परंपरागत मूल्यों का पालन करने वाली मानी जाती है। ये लोग युद्धों के समय में बड़े हुए और इनकी प्राथमिकताएं नौकरी, अनुशासन और स्थिरता अधिक रही है, ठीक। मतलब जो संघर्ष का जो समय होगा उसमें कोई भी पीढ़ी बढ़ेगा तो उसमें एक रहेगा कि भाई डिसिप्लिन नहीं रहे तो समाज में बहुत सम्मान के साथ साथ जो जीवन जीने का आर्थिक आधार होता है उसकी प्राप्ति सही से नहीं हो पाएगी, ठीक। अगला लिखा हुआ है आपका बेबी बूमर्स, ठीक। बूमर्स का मतलब तो वही कि अचानक से कुछ भी बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो हुआ ये था कि इस जनरेशन में जो समय है आपका 1946 से लेके 64 तक का समय, क्योंकि वो 45 था आपका, ठीक है, जो साइलेंट जनरेशन है सो। अब इसका जो समय है, इस समय पे क्या हुआ है कि आपको जन्म दर अधिक हो गया था, ठीक। और जन्म दर अधिक होने के कारण से, ठीक है, ये कहा गया कि ये जो एज है या फिर ये जो ग्रुप है उसको बोलते हैं बेबी बूमर्स ग्रुप, ठीक। तो जो बच्चा इस ग्रुप में जन्म लिया होगा उसको बेबी बूमर्स बोलेंगे, ठीक। जो बच्चा क्या ही होंगे, आजकल तो वो बूढ़े हो गए होंगे, ठीक है, या फिर हो भी ना, ठीक है, वैसा।
तो विशेषता ये लोग मेहनती हैं, करियर केंद्रित हैं, ठीक है, मतलब इनको चिंता है कि हमको जीवन में कुछ करना है, ठीक, स्थिर जीवन शैली को मानने वाले होते हैं ये सब, ठीक है। तो ये आपका बेबी बूमर्स है। नेक्स्ट है आपका जनरेशन एक्स, पीढ़ी एक्स बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इसका जो है 1965 से लेके 1980 तक के जो लोग हैं वो जनरेशन एक्स के लोग हैं। ये लोग पारंपरिक और आधुनिक विचारों के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ठीक, मतलब कहने का ये कि इस समय तक आधुनिक विचार का शुरुआत होना शुरू हुआ था, ठीक है, और पारंपरिक विचार भी ठीक ठाक मात्रा में था। स्वतंत्र सोच की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, ठीक है, तकनीक में इनकी रुचि है, परिवार और काम में संतुलन की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तकनीक का मतलब जरूरी नहीं होता कि सब कुछ एक ही बार में आ गया होगा। यदि पहली बार कोई भी चीज़ शुरुआत हुआ जो उससे पहले नहीं था, अब तकनीक का बहुत छोटा रूप ही क्यों ना हो, ठीक, हो सकता है कि वो तकनीक का रूप आज हमको कोई बोले कि अच्छा ये पहली बार आया था, इतना मतलब ये समाज में बातचीत हुआ था उसके बारे में, तो आप कहेंगे कि क्या ही है मजाक, ठीक, हमारे लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तकनीक का शुरुआत का मतलब ये नहीं कि पूरे तरह से ही आपको व्यवस्था बदल जाए, आज के तरह हो जाए, ऐसा नहीं, पर जब भी कुछ बदलता है तो उसको कह सकते हैं कि तकनीक का शुरुआत है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। नीचे में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मिलेनियम ग्रुप है, जिसको जनरेशन वाई कह देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो मिलेनियल्स है इसको पीढ़ी वाई, और इसका जो समय है 1981 से लेके 1996 तक का समय है, ठीक। ये तकनीक के साथ पले बड़े बच्चे हैं और नई सोच वगैरह का आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक। भारत में भी देखेंगे तो कंप्यूटर वगैरह की शुरुआत आपको इस काल में देखने को मिला था, ठीक है। विशेषता क्या है, तो डिजिटल तकनीक आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया देखने को मिलेगा, नौकरी में विविधता की तलाश और उद्यमशीलता आपको देखने को मिलेगा इन सब एज ग्रुप के बीचों में, ठीक है। अगला जो है जनरेशन जेड, जिसको जेन जी भी कहते हैं, और ये भी फेमस जनरेशन इतना हुआ प्रसिद्ध जनरेशन, ठीक है, कि आजकल तो हर किसी के मुंह पे यदि जनरेशन का नाम हो तो ये वाला नाम तो जरूर होता है, जनरेशन जेड का नाम, ठीक, वैसा। और इतने बुराई के संदर्भ में भी कभी कभी प्रयोग किया गया, कभी कभी अच्छे संदर्भ में भी प्रयोग किया गया कि भाई इन लोगों ने व्यवस्था को बदला है, समाज को बदला है, ठीक है। जैसे पर्यावरण की बात कोई भी करेगा तो ठीक जाहिर सी बात है कि उन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ काम किया तो अच्छा ही किया है, ठीक है, इस सेंस में। अब यहाँ पे लिखा कि जनरेशन जो जेड है वो समय है इनका, ये है 1997 से लेकर 2012 तक का समय, और यह पूरी तरह से आपको इंटरनेट की दुनिया में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई पीढ़ी है, ठीक है। रचनात्मकता इनमें अधिक देखने को मिलेगा, मतलब बहुत क्रिएट करना जानते हैं, तेज सोच है, ऑनलाइन शिक्षा की बात है इनके साथ, और बहु कार्य क्षमता है। तो ये लोग ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे। अब वो अलग डिपेंड करता है कि आपके पास कब तक पहुंचा है, वो अलग बात है, पर यहाँ से शुरुआत देखने को मिलेगा क्योंकि इस जनरेशन में ये सब चीज़ें उपलब्ध हो गई थी। नेक्स्ट है आपका पीढ़ी अल्फा, ठीक, और पीढ़ी अल्फा का जो समय है वो है 2013 से लेके वर्तमान का समय। वर्तमान का समय का मतलब ये होता है कि 2024, ठीक, 2024 तक का समय, ठीक। तो ये 2024 तक में आपको देख, वर्तमान मतलब आज का नहीं, ठीक है, 25 वाला नहीं, ठीक, उसके हिसाब से वो लिखा हुआ था, तो 2024 इसको कहिए, 2013 से लेके 2024। अब ये वर्तमान में जन्म लेने वाली पीढ़ी है जो पूरी तरह से तकनीकी दुनिया में जन्म ली है, जिसमें एआई देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स देखने को मिलेगा, रोबोट काम कर रहा होगा आपको, ठीक है। स्मार्ट डिवाइसेस है, स्मार्ट डिवाइसेस का मतलब बाकी चीज़ें जो आपको कंट्रोल होती है ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, उस तरीके का चीज़। अत्यधिक तकनीकी अनुकूलता होगा इनके लिए, ठीक है। ये सब देखने को मिलेगा आपको इस जनरेशन के साथ में जो इस एज ग्रुप में जन्म लिया होगा, ठीक है। एक जो वर्तमान वाला पीढ़ी है जो अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा 2039 तक, उसको बोलते हैं जनरेशन बीटा, ठीक। जनरेशन बीटा मतलब वो बच्चा जो जन्म लिया है 2025 से 2039 के बीच में जन्म लिया है और लेगा आगे, उसको बोलेंगे जनरेशन बीटा। और ये पूरी क्या है, तो पूरी तरीके से एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं हिंदी में। तो वैसा बुद्धिमत्ता बेसिकली वैसे चीज़ जो आपके लिए काम करे। तो हम लोग प्राकृतिक रूप से हमारे पास एक ब्रेन है, ठीक है, मस्तिष्क है, पर वैसा कोई इंसान जो किसी ब्रेन को डेवलप किया है, ठीक है, तो डेवलप किया है तो उसके सेंस में कहेंगे कि भाई ये क्या है, कृत्रिम है, मतलब बना हुआ है, ठीक। तो हमारे तरह सोच सकता है, ठीक है, कुछ काम कर सकता है, भावना वगैरह के स्तर पे कहते हैं कि भावना उनमें थोड़ा कम होगा, पर वो भी धीरे धीरे ठीक कर लेंगे वो लोग, ठीक, वैसा। तो वो सब कर सकता है। और उसको बनाया कौन है, तो बनाया गया है इंसानों के द्वारा, ठीक। इस संदर्भ में कहते हैं कि वो क्या है, कृत्रिम है, ठीक है, मतलब बनाया हुआ बुद्धिमत्ता है उसके पास, ठीक है।
रोबोटिक्स देखने को मिलेगा, डिजिटल तकनीक देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इनके साथ में, ठीक। तो इसका के एज में पला हुआ पीढ़ी है ये। स्मार्टफोन है इनके पास, ऑनलाइन शिक्षा है, पर्यावरण है और जागरूकता से जुड़ा हुआ होगा, ये सब ये लोग देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसे दुनिया की सबसे तकनीकी और वैश्विक पीढ़ी माना जा रहा है, ठीक है। मतलब तकनीक का एक चरम रूप अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस अर्थों में कहा गया है कि इस दुनिया की सबसे तकनीकी और वैश्विक पीढ़ी है कौन? जनरेशन बीटा, ठीक। अब इसकी विशेषताओं में क्या क्या मिलेगा, तो पहले तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो एआई युग में पले बढ़े बच्चे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा, रोबोटिक्स होगा, और एक टर्म है उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है आभासी या कृत्रिम वास्तविकता बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसका मतलब होता है आभासी या कृत्रिम वास्तविकता। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आभास करवाया जाएगा कि वास्तविक कोई चीज़ है पर वो होता नहीं है, ठीक। तो ये होता क्या है, तो एक तरीके का गैजेट है जिसको आपको पहनना है अपनी आंखों में लगा के, ठीक है, उस पूरा जुड़ा होता है, ठीक है, और वो पहनना है और उसके बाद आपको वो चीज़ दिखाया जाएगा और आपको लगेगा कि आप जस्ट उसके अंदर में है। जैसे आपको कोई समुद्र का सीन दिखाया जाए तो आपको फील करवाया जाएगा कि आप उसके अंदर में हैं, पर सच में आप उसके अंदर में होते नहीं हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई कृत्रिम वास्तविकता का मतलब है कि बनाया हुआ वास्तविकता है, आभासी वास्तविकता का मतलब ये है, सेम चीज़ें होती है कि आपको आभास हो रहा है कि वास्तविकता की दुनिया में है पर आप है नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। ये चीज़ें आ गया है। अब जो लोग कायदे के तकनीक से जुड़े बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है वो लोग इसका प्रयोग अभी भी कर रहे हैं, ठीक। आने वाले समय में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ टेक्नोलॉजी से जुड़ी परवरिश होगा इस सब लोगों के बीच, ठीक है, जो जनरेशन के लोग हैं उनका। और इसमें इनका जो खिलौना होगा वो भी क्या होगा? इंटरनेट ऑन थिंग्स होगा, ठीक। इंटरनेट ऑन थिंग्स वगैरह में ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें क्या है, इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस होती है, तो इस संदर्भ में कहते हैं इसको, ठीक। इनका पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगा वो लिखा हुआ है, ठीक है आपका। और अधिक विविध और वैश्विक समाज इनको देखने को मिलेगा। संस्कृतियों का मिश्रण है, ऑनलाइन शिक्षा से विश्व स्तर पर जुड़ाव बढ़ेगा इनका, ठीक बात है, क्योंकि जब कनेक्ट होगा ऑनलाइन के माध्यम से तो वो विश्व के अलग अलग हिस्सों से अपने को जोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक, वो सब देखने को मिलेगा। और इनके पास शिक्षा प्रणाली में एआई शिक्षक होगा, ठीक है, मतलब वास्तविक शिक्षक के अलावा एआई शिक्षक भी देखने को मिलेगा। वर्चुअल स्कूल है, ठीक है। वर्चुअल स्कूल का फिर से मतलब वही कि स्कूल का आपको दिखाया जाएगा पर वो है नहीं, पर उसके माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाएगा, ठीक। तो ये सब समस्या ये सब आपको देखने को मिलेगा इन सब पीढ़ी में जिसमें जनरेशन बीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक टर्म है उसको बोलते हैं, यहाँ पे नीचे में लिखा निष्कर्ष में अंतिम रूप से यही कि पीढ़ी अंतर इसलिए होता है क्योंकि हर पीढ़ी अपने समय की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी स्थितियों से प्रभावित होती है और इससे सोच और व्यवहार में फर्क आता है जो कई बार गलतफहमी और संघर्ष का कारण बनता है। तो एक समस्या तो इसमें होता है, ठीक है, पर जो भी लोग अपने आप को बदलना चाहें समय के साथ वो बदल लेंगे, तो फिर आपको पीढ़ीगत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। पर पूरा समाज एक साथ बदलता नहीं है, इसलिए आपको एक आपको अंतर देखने को मिलता है और इस कारण से पूरा टॉपिक बनता है, उसको बोलते हैं जनरेशन गैप। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आएगा, जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।